ये वीडियो जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का INM वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले 3 पार्ट है वो आपको ध्यान से देख लेना। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी नेतृत्व का जो कौन सा सिद्धांत था जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक, तो ये आपका बहुकारक सिद्धांत, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी सिद्धांत जो है आपका परिवर्तनकारी नेतृत्व का सिद्धांत जो है नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स के द्वारा किया गया था। ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित लग ही न रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, आपको पता ही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, और ये 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था। डेट देख लो, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये आपका है 11 नवंबर 1918 को जो है चला था। 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है किस वर्ष पूरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है ना, किस वर्ष से जो है पूरे ना दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो जो है विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1941 में प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 से लेके और 1945 तक चला था। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, और अमेरिका ने एंट्री की थी 1941 यानी कि 2 साल बाद। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि 1939 से 45 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं था। जापान के द्वारा जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जापान के द्वारा जो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था, उसके बाद 1941 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जो है जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर, ठीक है, 9 अगस्त को जो है 1945 में परमाणु बम गिराया था। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न कह रहा है आपका भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा जो पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। हाजी पीर की लड़ाई जो है 1965 में लड़ी गई थी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान से लड़ी गई थी। हाजी पीर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1965 में। ठीक है, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद। तो प्रश्न का जो व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के हाजीपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और 10 जनवरी 1966 को हुई जो है ताशकंद घोषणा के अंतर्गत जो भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया था। कब किया था वापस, 1966 में। घोषणा का नाम क्या था, ताशकंद घोषणा। और वर्तमान में यह क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नई दिल्ली का जो है मुख्य वास्तुकार और डिजाइनर कौन था। ये तो सभी को पता है, ये आपका लुटियंस है, एडविन लुटियंस है। जो दिल्ली है ना, ओल्ड दिल्ली तो जो है वो है, ठीक है ना। और वह पार्ट जिसमें जो है ना आपका इंडिया गेट है, संसद है, ठीक है ना। और बाकी जो अंग्रेज़ों के द्वारा बिल्डिंग बनाई गई हैं, इसके साथ उनका जो रेजिडेंशियल एरिया, वो पूरा एरिया आपका नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। और ये जो डिज़ाइन की गई है, ये की गई है आपकी एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, जिसमें संसद भवन है, ठीक है, इंडिया गेट है और अन्य सरकारी इमारतें जो आपकी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, नई दिल्ली का मुख्य जो है वास्तुविद एवं जो डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था एडविन लुटियंस। और ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा जो जॉर्ज पंचम ने की थी। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के
किंग थे, राजा थे, सम्राट थे, जो 1911 में दिल्ली में आए थे। दिल्ली दरबार लगा था दिसंबर 1911 में, और उसी समय जो है उन्होंने घोषणा की थी कि अब से, ठीक है ना, भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं होगी बल्कि दिल्ली होगी, ठीक। और ये दिसंबर 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में यह लागू की गई थी, ठीक है। और कलकत्ता से दिल्ली की जो राजधानी बन गई थी आपकी 1912 में, ठीक। किस वर्ष जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में बनी थी, तो ये आपका है किस वर्ष, ठीक है। 1911 में घोषणा की गई थी, 1912 में बन गई थी। जॉर्ज पंचम जो है उस समय आपके राजा थे, किंग। मोतीलाल जो है तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। भारत के वह राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। यहाँ पे देख लेते हैं, यह प्रश्न आया 2023 में पैट में, ठीक। और यह प्रश्न कह रहा है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, ठीक है, और राजस्थान राज्य के जिला जो है उदयपुर के निवासी थे, और इन्होंने जो एक आंदोलन का सूत्रपात किया था। सॉरी, मैं गलत बोल गया, यहाँ एक ही आंदोलन है, ठीक। मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था, ठीक। और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत राजस्थान के आपके उदयपुर से संबंधित थे, या यूं कह सकते हैं उदयपुर के निवासी थे, ठीक। पैट 2023 बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर आया था, ठीक है। कौन सा? पैट 2023। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इस गीत की रचना जो है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। किस गीत की रचना? दैट इज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक। उर्दू के प्रख्यात शायर थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की थी। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, परंतु बाद में जो मुस्लिम लीग से संबंध हो गए, यानी कि मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे, ठीक। कौन? मोहम्मद इकबाल। इन्होंने एक गीत की रचना की थी जिसका नाम था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रारंभ में ये राष्ट्रवादी थे, फिर बाद में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और कुछ परिस्थितियों बस खुद मुसलमान थे, और इन्होंने जो है मुस्लिम लीग का जो है साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, नाम देख सकते हैं नाथूराम गॉडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे, ठीक है। नाथूराम गॉडसे के वे 3 भाई थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। नाथूराम गॉडसे के 3 भाई थे जो आरएसएस से संबंधित थे या आरएसएस के सदस्य थे। बाकी कहानी आपको पता ही होगी। नाथूराम गॉडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या की थी, यानी कि गोली चला के, ठीक है ना। और ये बात है 30 जनवरी 1948 की। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, नाथूराम गॉडसे के वे 3 भाई थे जो आरएसएस के सदस्य थे, जिसमें दत्तात्रेय थे, गोविंद थे और जो आपके गोपाल थे। 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गॉडसे आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठित में सम्मिलित हुए थे, और गॉडसे के पिता विनायक बामन राव गॉडसे और माँ जो है ये गोदावरी थी, माँ लक्ष्मी गोदावरी थी। तो गॉडसे का जो है पिता का नाम था विनायक बामन राव, ठीक है, और गॉडसे की माँ का नाम था लक्ष्मी गोदावरी, ठीक। इनके 3 भाई थे जिनका नाम था दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, ठीक। और ये आरएसएस के सदस्य थे। बाकी कहानी पता ही है आपको। नाथूराम गॉडसे ने जो है महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या की थी, और रीजन क्या थे उस समय की परिस्थितियाँ, उस पर बात ना करेंगे, ठीक है, हम एजुकेशन से संबंधित। और इसके साथ जो है ना, नाथूराम गॉडसे ने जिस डेट को जो है नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसी डेट को शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक। अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, साइमन कमीशन जो किस वर्ष में भारत में प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन 7 से 27 ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे जो है 1928 है, ये भी डेट सही मान के चल रही है। कहानी क्या है देखो, साइमन कमीशन जो है ना 1927 में चला था, ठीक है, और 1928 में भारत पहुंचा था। अगर
जो है ये डेट आती है या फिर ये डेट आती है, दोनों सही है। यहाँ से चला था या यूँ कह सकते हैं गठन हुआ था और नेक्स्ट ईयर 1928 में जो है भारत पहुँच गया था। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। यहाँ भी एक से भी प्रश्न बन जाता है, भारत में साइमन कमीशन किस जगह पे सबसे पहले पहुंचा था, तो वो स्थान है आपका बम्बई। ठीक है, साइमन कमीशन जो के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन, जो उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के सदस्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इसी कमीशन में जो श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। ठीक, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले के कारण जो राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, उनका नाम क्या था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन की जो है विरोध के दौरान। ठीक है, बाकी लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, भारत आया था 1928 में और सबसे पहले मुंबई में आया था, यानी कि उस समय मुंबई था। ठीक, विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के दौरान जो है उनकी सर पे लाठी पड़ी थी और जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके जवाब में भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है आदि ने मिलकर जो सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बदले में किसने? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो सुखदेव ने एक अंग्रेज की हत्या की थी जिनका नाम था सैंडर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका देश बंधु जो है के नाम से कौन जाना जाता है? वो है आपका चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीन बंधु जो CF एंड्रूज को कहा जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। ठीक, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? और जिस राजनीतिक दल का गठन किया था वह बात है स्वराज पार्टी की। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने और जो आपके थे चित्तरंजन दास। ठीक है, इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1923 में। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। राजनीतिक दल का गठन किया था। चित्तरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल जो है महासचिव थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक, चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है आपके महासचिव थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक जो प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो अधिकारों का बल। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इल्बर्ट बिल, ये और ये। तो इसका जो सही आंसर होगा अधिकारों पर बल। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में कह रहा है भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को महसूस किया था तथा मांग की थी कि ब्रिटिश जो है शासकों को लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा जो अधिकारों का बिल, यानी कि इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स नामक जो है विधेयक प्रस्तावित किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के जो है कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु था या मुख्य हिस्सा था? वो था आपका गुप्त समाजों का संगठन। क्या था? गुप्त समाजों का संगठन। आगे देखते हैं। अरविंदो घोष एक जो है भारतीय दार्शनिक थे, स्वतंत्रता जो है सेनानी थे और योगी थे, गुरु थे, कवि थे और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, और यह जो गर्म दल के नेता थे बाल पाल, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, मुख्य रूप से 3 और चौथे आपके अरविंदो घोष, ये चारों नेता गर्म दल के नेता थे। बाद में अरविंदो घोष इनसे जो है अलग हो गए थे, वो कहानी अलग है। यहाँ देख लेते हैं। अरविंदो घोष के जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था
गुप्त समाजों का संगठन था। ठीक, अरविंदो घोष के द्वारा बनाई गई एक गुप्त संस्था जिसका नाम था लोटस एंड डैगर, लोटस एंड डैगर थी, जिसमें जो है कुछ भारतीय युवक शामिल थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने की प्रतिज्ञा की थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच जो है सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित की थी। तो इसकी संधि पत्र है शिमला, यानी कि शिमला संधि के दौरान जो है हेनरी मैकमोहन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची थी जिसका नाम था मैकमोहन रेखा, और ये बात है 1914 की, यानी कि तब की बात है, ये तो आज़ादी से पहले की बात है। ठीक, मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा भारत और सॉरी एक मिनट, गलत गड़बड़ हो गया ये बात है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई थी। मेरे दिमाग में चल रहा था भारत और पाकिस्तान, वो दूसरी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, भारत और चीन के मध्य, किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य एक रेखा खींची गई थी हेनरी मैकमोहन ने, जिसका नाम दिया था मैकमोहन रेखा। 1914 की बात है, और जो समझौता या संधि पत्र है वो है आपका शिमला। ठीक है, शिमला संधि पत्र के दौरान। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने जो 1914 में शिमला संधि पत्र के दौरान जो है प्रस्तावित की थी, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। ठीक, आगे बात करते हैं डैश में विश्व धर्म संसद 1893 ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं, बाकी प्रश्न के बारे में पता ही होगा आपको। 1893 ईस्वी में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था एक सम्मेलन जिसका नाम था विश्व धर्म सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा प्रतिपादित नहीं करता है। ठीक, यह 1893 की घटना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर था शिकागो। ठीक है, और विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिए थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। ठीक है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट है, मार्ले मिंटो सुधार है, गांधी इरविन समझौता, एल्बर्ट विल। ठीक है, देखो सभी को बताया गांधी इरविन समझौता आपका जो है ना ये हुआ था 5 मार्च 1931 के, और गांधी और जो है इरविन के मध्य। ठीक, रॉलेट एक्ट की बात करें ये 1919 का है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद का है। ठीक, और मार्ले मिंटो एक्ट ये आपका 1909 का, और एल्बर्ट विल 1883 का। एल्बर्ट विल 1883 का सबसे पुराना है। मार्ले मिंटो विल जो है आपका 1909 का है, और रॉलेट एक्ट 1919 का है। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 का है। ठीक, आगे बात करते हैं एक और प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारत में जो है यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय जो किसको जाता है। ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय जो है ये जाता है आपका ब्रिटिश शासक को। ठीक, भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत जो ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी। रेलवे का विकास सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना, यानी कि भारत में जो है यातायात का विकास किया गया था, यानी कि विशेष रूप से रेलवे का विकास जो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन के दौरान। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसी में जो लाहौर अधिवेशन पारित हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, इसके बाद 30 हुआ, 30 के बाद 31 हुआ था वो कराची अधिवेशन है 1931 का, जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के विरुद्ध जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का जो है नाम क्या था। तो ये आपका लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, उत्तर
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है के नेतृत्व में जो खुदाई खिदमतकार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो बादशाह खान के नाम से जाना जाता है ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है वर्ष 1928 ईस्वी के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है डैश ने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 की बात है, बारदोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, सूरत गुजरात में के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों के द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया था। बम्बई सरकार के द्वारा लगान 30% की वृद्धि कर देने के बाद जो है लगान अदायगी रोक नामक जो है सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के समय ही जो है यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार जो मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी, यानी कि मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। ठीक है, इसका प्रश्न का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1940 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें लियाकत अली सहित जो है 5 जो है सदस्य में को मंत्री बनाया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं, बलदेव अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के जो है प्रमुख थे। देखो, जिसकी बाहों में बल होगा वह तो रक्षा कर सकता है, तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ऐसे याद कर लो। ठीक, 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे जबकि आसफ अली रेल मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, आसफ अली रेल मंत्री थे। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही किया गया था, और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, 1940 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे देखते हैं, 24 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1940 को इसका गठन हुआ था, और इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले और जो राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, यानी कि राष्ट्रमंडल का विभाग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक, किसने जो है घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी क्लीमेंट एटली के द्वारा। कब की गई थी? 30 जून 1948 को। ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, देखो यहाँ से एक और इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो क्लीमेंट एटली था। ठीक है, और इन्हें क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 तक था तथा जो है लेबर पार्टी से वे जुड़े थे। ठीक, आगे देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियत से वायदा ट्रस्ट विद जो है डेस्टिनी जो है भाषण कहाँ से दिया था? ठीक है, तो ये भाषण दिया था आपका संविधान सभा से। ठीक, देखो
14 अगस्त 1947 को मध्य रात करीब 12 बजे एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक भाषण दिया गया था, जिस भाषण का नाम दिया गया था नियति से वायदा, ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और यह भाषण किस स्थान से दिया गया था? वह दिया था आपका संसद से या संविधान सभा से, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियत से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद यानी कि उस समय संविधान सभा से दिया गया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो जो है डोमिनियनों की स्थापना की गई थी और 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। किस रियासत के खिलाफ जो अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया था? तो ये तो आपका हैदराबाद है, ठीक है। और ये प्रश्न 2022 में आया लेखपाल परीक्षा में, ठीक। हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1948 ईस्वी में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित था और 5 दिन तक चले। इस अभियान के बाद जो 18 सितंबर 1948 तक, कब कितने दिन तक चला? 5 दिन तक। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद में को जो भारत में शामिल कर लिया गया था, ठीक। देखो इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है या यूँ कहें INM, ठीक है, यहाँ के प्रश्न करीब करीब आपके समाप्त हो गए हैं। इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लेना, आराम से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे जो प्रश्न UPSSC आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जियोग्राफी कराएंगे, फिर साइंस कराएंगे, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहो आप कर देना, कमेंट वमेंट भी कर देना, ठीक है।